नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अस्थमा के बारे में कि अस्थमा क्या बीमारी है, क्यों होती है, किस वजह से होती है और इससे कैसे निकला जा सकता है। तो अस्थमा को समझना है तो पहले लंग्स को समझो, क्योंकि यही है जहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत हमें देखने को मिलती है। लंग्स बने कैसे हैं? तो जब आप सांस लेते हो अपने नाक और मुंह से लेते हो तो वो हमारे ट्रैकिया से होते हुए दोनों लंग्स में, लेफ्ट और राइट लंग्स में जाती है ब्रोंकाई के थ्रू। ये जो हम देख रहे हैं ये ब्रोंकाई है जो दोनों लेफ्ट राइट में जा रहा है। अब इस ब्रोंकाई को ध्यान से देखो कि ये बहुत छोटे छोटे और रस्तों में डिवाइड होती है, जिसे हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। जब हम हवा लेते हैं, अपने फेफड़ों के अंदर लेते हैं, तो हवा यहाँ तक पहुँचती है और यहाँ पर जाकर ही एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन का, कि जो हवा में जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में जाना शुरू करती है और जो हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है वो हवा में आना शुरू करती है। तो ये एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जगह होती है जहाँ पर एक्सचेंज चल रहा है एयर्स का, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए। अगर ये ऑक्सीजन नहीं आएगी तभी आपको घुटन महसूस होगी और तभी आपको अस्थमा महसूस होगा, तब आपकी सांसें फूलनी शुरू होगी। और ये सारी दिक्कतें हम अपनी लाइफ में ऑलमोस्ट सारे के सारे महसूस कर चुके हैं कोविड के टाइम में। जब कोविड आया तो हर किसी को अस्थमा जैसा फील हुआ, सांस लेने में दिक्कत हुई। हम सारे सर्वाइव तो कर गए। अब सोचो अस्थमा के पेशेंट के बारे में जिसे इसे रोज़ फेस करना पड़ता है, मगर यहाँ पे कारण अलग है। कोविड के अंदर यहाँ पे वायरस था, मगर अस्थमा के पेशेंट के अंदर यहाँ पर एक एलर्जिक रिएक्शन होता है। क्यों एलर्जिक रिएक्शन होता है उसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ डेंजरस जब भी जाती है तो बॉडी उसको लेकर एक रिएक्शन स्टार्ट करती है कि इसको बाहर निकालो। ये हमारा इम्यून सिस्टम होता है। अगर ये इम्यून सिस्टम ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहा होता है तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, सूजन पैदा करता है। अब सोचो कि ये जो सूजन है ये छोटे छोटे जो ब्रोंक्यूल्स आप देख रहे हो, छोटी छोटी जो नलियाँ हैं उनके अंदर हो रहा है और वो सूज जाती हैं। तो इनके बीच का जो रास्ता है जहाँ पर हवा जाती थी वो बंद हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर तो सूजन आ गई। सूजन के बाद वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन की वजह से म्यूकस रिलीज होता है, क्योंकि म्यूकस आप समझिए कि बलगम टाइप होता है जो अक्सर खांसने पे अस्थमा के पेशेंट अपने मुंह से भी निकालता है। ये इसलिए बन रहा है क्योंकि वहाँ पर जो एलर्जन है बॉडी कहती है इसको वहाँ से फ्लश आउट करो। फ्लश आउट करने के लिए उसको वहाँ पे म्यूकस बनाना पड़ता है, क्योंकि म्यूकस में ट्रैप होकर ही वो एलर्जन आपका बाहर जा पाएगा, वरना वो बाहर नहीं जा पाएगा। ये जो म्यूकस है ये हमारा एक इम्यून रिएक्शन का रिस्पॉन्स है। अब अगर हम चाहते हैं कि अस्थमेटिक पेशेंट को हम ठीक करना चाहते हैं तो पहले सबसे ज़रूरी हो जाता है उस ट्रिगर को समझना जिसकी वजह से अस्थमेटिक अटैक हो रहा है, क्योंकि वो अपने आप नहीं हो रहा, वो बाहर की पॉल्यूशन से हो रहा है। अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया के पास रहते हैं तो वहाँ जो धुआं होता है उससे हो रहा है। खाना बनाते हैं तो उसका जो धुआं जाता है उससे आपको हो सकता है। जब फ्लावरिंग होती है, फूल निकलते हैं, उसमें जो पॉलन निकलते हैं तब होता है। गेहूं की कटाई होती है तब वो जो डस्ट उड़ती है उससे होता है। विंटर के मौसम के अंदर स्मोक जब होती है तब होता है। तो कोई ना कोई एक ट्रिगर जरूर होता है जिसकी वजह से हमारे लंग्स में ये दिक्कत आनी शुरू होती है। यानी एक ट्रिगर है, एक पॉइंट है, एक चीज़ है जो आपको तंग कर रही है, जिसको हमारी बॉडी सूट नहीं करी, बॉडी को सूट नहीं कर रहा। तो सबसे पहला काम अस्थमा के ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, अगर हो सके तो अपनी जगह बदलो, क्योंकि आप हवा को तो नहीं बदल पाओगे बट अपने आप को दूसरी जगह रिलोकेट करके एक साफ हवा में जाकर आप अपनी अस्थमा को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेते हो। मगर ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। अपना घर बदलना, अपना काम बदलना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने आप को सेव कर सकते हो अस्थमेटिक अटैक से। अब बात कर लेते हैं कि अस्थमा के अंदर किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। तो अस्थमा की ट्रीटमेंट दो बेसिक चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला है ब्रोंकियोडायलेटर। ब्रोंकियोडायलेटर क्या होते हैं, आपने ब्रोंकियोल को समझा, ये छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं जो कि हवा को लेके जाती है और जहाँ पे ब्लड आकर एक्सचेंज करता है ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को। इनका रास्ता बीच का बंद हो गया था, मैंने ब्रोंकियोडायलेटर यानी पंप का यूज़ किया, ये थोड़ा सा फैल गया और हवा गई और एक्सचेंज, आपका जो दमा की परेशानी है, अस्थमा की परेशानी है, कुछ टाइम के लिए उसमें आराम मिल गया, क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए फैल गया। बट कुछ देर के बाद वो दोबारा से होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये टेम्परेरी आपको आराम देता है। दूसरा तरीका क्या होता है, उसको हम कहते हैं स्टेरॉइड। अगर कोई अस्थमा का पेशेंट स्टेरॉइड का यूज़ करता है तो वहाँ पर ये फैलता नहीं है, बट वहाँ पे जो सूजन आ रही थी, स्वेलिंग आ रही थी, इन्फ्लेमेशन हो रही थी, एलर्जन की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से वो नहीं हो पाती, क्योंकि हमने उसको ज़बरदस्ती दबा दिया। तो हमें सांस लेने में दिक्कत महसूस
लंबे टाइम तक नहीं होती, बट ये इसका सोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि अगर स्टीरॉयड आप लंबे टाइम से लेते रहते हो, लंबे टाइम तक लेते रहते हो, तो ये जो स्टीरॉयड है ये आपकी बाकी बॉडी के फंक्शंस को भी बंद करना शुरू कर देता है। वह आपके ब्लड में जाके और जगह पे भी इम्पैक्ट डालना शुरू कर देगा जहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम अस्थमा के सही ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो अस्थमा का सही ट्रीटमेंट तब हो पाएगा जब एलर्जन हमारी बॉडी में अगर है भी सही, हमारी बॉडी उस पर रिएक्ट ना कर सके। आप इसके बात को इस तरह से समझने की कोशिश करो कि अगर हम एक पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में हैं, दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, कोलकाता में रहते हैं, तो हर किसी को अस्थमा नहीं होता। कुछ ही लोगों को अस्थमा देखने को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि उनकी बॉडी ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रही है एलर्जन को लेकर, ज़्यादा सेंसिटिव है। तो अगर हम किसी तरह से अपनी सेंसिटिविटी को डाउन कर सके, अपने इम्यून सिस्टम को बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए, तो वो ट्रीटमेंट सही होगा। अब हमने इसके लिए करना क्या होता है, अपने इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करना होता है, क्योंकि ये इम्यून रिएक्शन बेस्ड डिजीज़ है। आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो रही है, पॉल्यूशन नहीं भी है तो भी वो रिस्पॉन्ड कर रही है, वो ठंड को भी रिस्पॉन्ड कर रही है, क्योंकि अस्थमा का अटैक अक्सर सर्दियों में देखने को मिलता है, रात के टाइम देखने को मिलता है, यानी वो ठंड को भी एलर्जन की तरह कंसिडर कर रहा है आपकी बॉडी, यानी आपकी बॉडी हाइपर सेंसिटिव है, हाईली सेंसिटिव है। तो उसकी जो सेंसिटिविटी है, जो ज़रूरत से ज़्यादा दिक्कतें पैदा कर रही है सांस लेने में, उसको अगर हम सेटल कर दे तो इसके लिए यूज़ किया जाता है इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स। अब इम्यूनो मॉड्यूलेटर क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। इम्यून सिस्टम को हम दो तरीके से कंसिडर करते हैं, या तो आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा काम कर रही होगी, जैसे अस्थमा में करती है कि वो हर छोटी छोटी चीज़ में रिस्पॉन्ड करती है। एक और कंडीशन होती है जहाँ पे इम्यून सिस्टम काम नहीं कर पाता, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, क्योंकि बीमारी आई है शरीर में, वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा, तो यानी वो लो चल रही है, आपकी लो इम्यूनिटी है। तो इम्यूनो मॉड्यूलेटर ड्रग आपकी इम्यूनिटी को लेवल में लेकर आते हैं। दवाई वही होती है, अगर हाई है तो लो करेगी, अगर लो है तो उसे हाई करके नॉर्मल रेंज में लेकर आएगी। तो ये जो इम्यूनो मॉड्यूलेटर ड्रग होते हैं, जिसे हम इम्यूनो रेगुलेटर भी कह सकते हैं, इनका यूज़ अस्थमैटिक पेशेंट में किया जाता है उनकी इम्यूनिटी को रेगुलेट करने में। ये एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है। इसके अंदर पेशेंट जब एक बार क्योर होता है तो उसे लाइफ में दोबारा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी इम्यूनिटी को ही सिखा दिया गया है कि आपने इस पर रिस्पॉन्स नहीं दिखाना, आपने म्यूकस नहीं बनाना, आपने सूजन लेकर नहीं आना, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी नॉर्मलाइज हो गई है। जैसी मेरी है, जैसे बाकी सबकी है, वैसे आपकी भी हो जाएगी। तो जो अस्थमा अटैक आपको हर कंडीशन में बनता है, हर मौसम बदलने पे होता है, वो होना बंद हो जाएगा। तो अस्थमैटिक अटैक को कंट्रोल करने के लिए हमें नेचुरल तरीकों पर जाना पड़ता है, क्योंकि इम्यूनो मॉड्यूलेटर जो ड्रग होते हैं, जो मेडिसिन होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको आयुर्वेद में देखने को मिलती हैं। तो आयुर्वेद में हम सब जानते हैं कि अस्थमा का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत अच्छा है, स्लो ज़रूर है बट अच्छा है। अगर आपको अस्थमैटिक अटैक हो रहा है, एकदम सांस फूल रही है, तो एकदम तेज़ी से काम नहीं करेगा, बट आपको अटैक होने की फ्रिक्वेंसी को डाउन करते हुए आपकी पंप की रिक्वायरमेंट, आपके स्टीरॉयड की रिक्वायरमेंट को वो बंद करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो आपकी इम्यूनिटी को रेगुलेट करना शुरू करता है। तो अगर आप अस्थमा के पेशेंट हैं तो सडनली आप आयुर्वेद पे आएंगे तो ये नहीं कि हम आपके पंप या आप जो भी मेडिसिन ले रहे हैं वो सडनली बंद कर देंगे। आप ऑटोमेटिक तरीके से देखना शुरू करेंगे कि आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, आप उसे अपने साथ रखते हैं बट आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको अस्थमा होता ही नहीं, अटैक ही नहीं आता। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट होता है आयुर्वेद का। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एक अस्थमैटिक पेशेंट के लिए अपनी बीमारी को समझना, क्योंकि जब तक आप बीमारी को नहीं समझोगे आप उसकी ट्रीटमेंट को नहीं समझ पाते। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप अस्थमा के कारण को, उसके सिम्टम को, उसे कैसे कंट्रोल करना है, सब कुछ जान गए होंगे। फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, नीचे दिए नंबर पर कॉल कीजिए और उनसे बात कीजिए, क्योंकि आप जब तक बात नहीं करेंगे आप अपनी दिक्कत को और गहराई से समझ नहीं पाएंगे। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।